बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हमारा सेकंड लेक्चर है चैप्टर नंबर 3 का। ठीक है, तो हमारे पास इसके चैप्टर के तकरीबन 6 टॉपिक्स हैं, जिसमें से लास्ट के शुरू के 3 हमने फ्रिक्शन, इंक्लाइन प्लेन और मोमेंटम, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। अभी हम फर्दर डिस्कशन को अपने आगे बढ़ाएंगे और इस चैप्टर को एंड कर देंगे। अच्छा, तो हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, मैंने आपको मोमेंटम लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था, तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, कि भाई मोमेंटम क्या चीज़ होती है, तो आपको लास्ट वीडियो में पता है। अच्छा, तो ये लॉ क्या कहता है आपको? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। ठीक है, ये लॉ आपको कहता है इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व्ड। ठीक है भाई, या फिर इन एन आइसोलेटेड सिस्टम मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। कहता है कि भाई किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो दो बॉडीज़ का मोमेंटम होता है वो कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद बराबर होता है। अब ये बात सवाल सबसे पहले उठता है कि आइसोलेटेड सिस्टम किस चीज़ को कहते हैं। तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या चीज़ होती है, पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है। सिस्टम कहते हैं, और सिस्टम क्या चीज़ होती है, बाउंड्री क्या चीज़ होती है, और एनवायरनमेंट क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो ये हमारे केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, जो इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखें, सिस्टम कहते हैं हम कोई भी, जब हमारे पास क्या कहते हैं, कोई भी चीज़, कोई भी जब अंडर कंसिडरेशन होती है ना, तो वो हमारा सिस्टम होती है। और उसकी बाहर की दुनिया वो हमारी इन्वायरमेंट होती है, या फिर एटमॉस्फेयर कह लें, एनवायरनमेंट कह लें, ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ है। ठीक है, और जो लाइन इन्वायरमेंट को सिस्टम से सेपरेट कर रही होती है उसको आप बाउंड्री कहते हैं। लेट्स से आपके पास ये बॉक्स है, आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं, अंडर ऑब्जर्वेशन है, अंडर कंसिडरेशन है, तो ये बॉक्स आपका सिस्टम है। ठीक है, और ये जो रेड लाइनिंग है ना, जो इस बॉक्स को इस पूरे इन्वायरमेंट से अलग कर रही है, ये लाइन कहलाती है बाउंड्री। ठीक है, और ये लेट से आपका पूरा इन्वायरमेंट है, कहीं गर्म हवा है, कहीं ठंडी हवा है, सही है, तो ये आपका कहलाता है इन्वायरमेंट, या फिर इसकी कोई दूसरी टर्मिनोलॉजी भी है, मेरे जहन में उस वक्त वो नहीं आ रही। तो ये तो चीज़ होती है। आइसोलेटेड सिस्टम क्या चीज़ होती है? आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है जो ना ही एनर्जी एक्सचेंज करे इन्वायरमेंट से और ना ही मैटर एक्सचेंज करे। इसका मतलब ये है कि ना किसी किस्म की कोई एनर्जी और ना किसी किस्म का कोई सब्सटेंस मटेरियल बाहर से अंदर या अंदर से बाहर नहीं जा सकता। ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। अब आ जाते हैं लॉ पे। ये लॉ कह रहा है कि आपके पास दो बॉल्स हैं जो कि अभी नहीं टकराई हैं। ठीक है, तो एक बॉल, जो फर्स्ट बॉल है, इसका हमने मास कंसिडर कर लिया है m1 और सेकंड का मास कंसिडर कर लिया है m2। इसकी वेलोसिटी है u1, इसकी वेलोसिटी है u2। ठीक है, तो अभी टकराने से पहले इनका कोई ना कोई मोमेंटम होगा। ठीक है, फिर इसके बाद ये जो है बॉल्स टकरा जाती हैं। ठीक है, m1 मास वही रहेंगे, लेकिन टकराने के बाद ये वाली बॉल स्टार्ट में रेस्ट पे होती है, लेकिन टकराने के बाद ये जब इसमें जाके घुसती है, ठीक है, तो टकराने के बाद ये वाली लेट्स से रेस्ट पे आ जाती है और ये वाली मूव होना शुरू हो जाती है। अब ये m1 थी हमारे पास, ये m2 थी, लेकिन अब वेलोसिटी इसको हमने कह दिया v1 और इसको कह दिया v2। सही है, तो भाई सवाल लॉ आपसे ये कह रहा है कि भाई ये जो वेलोसिटी v1 है ना, जब टकराने से पहले इस बॉल ने इस बॉल को उतना ही मोमेंटम पास किया होगा जितना इस बॉल का था। इसका मतलब ये कि यहाँ पे ये बॉल जो मोमेंटम कैरी कर रही थी, कोलिजन के बाद ये वाली बॉल यानी कि m2 भी उतना ही मोमेंटम कैरी करेगी। किसमें? आइसोलेटेड सिस्टम में। और अगर ये सिस्टम आइसोलेटेड ना हो तो फिर ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है भाई, तो यहाँ पर एक छुपा हुआ MCQs ये है कि कोलिजन से पहले, कोलिजन के बाद मोमेंटम सेम है
डैश सिस्टम में, आइसोलेटेड सिस्टम में। और अगर मैं सिस्टम का नाम आइसोलेटेड से हटा के घुमा दूँ एमसीक्यूज को, तो फिर ऑब्वियसली कोलिजन और से पहले और कोलिजन के बाद मोमेंटम सेम नहीं रहेगा। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। आइसोलेटेड सिस्टम क्या चीज़ होती है, ये बात मैंने आपको बता दी। अब लेट्स से दो गाड़ियों की रोड पे आपस में टक्कर होती है। अब आप कह रहे हैं कि सर पहली गाड़ी रुकी हुई थी रोड पे, दूसरी गाड़ी पीछे से आके टकराई उससे, क्योंकि सिस्टम आइसोलेटेड नहीं है, कोई ना कोई क्या कहते हैं एनर्जी, कोई ना कोई फोर्स, कोई किसी न किसी की कोई चीज़ आके हमारी क्या कहते हैं सिस्टम पे इफेक्ट डाल सकती है, तो ये आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि कोलिजन से पहले का मोमेंटम और कोलिजन से बाद का मोमेंटम सेम हो। ठीक है, अच्छा, तो आई गेस आपको ये बात समझ में आती है। तो हमारे पास कोलिजन से पहले जो m1 का मोमेंटम था वो था m1 u1, मतलब बॉडी ए का, ये हमारे पास बॉडी ए है और ये हमारे पास बॉडी बी है। और कोलिजन से पहले, बिफोर कोलिजन, ठीक है, और ये था m2 u2, ठीक है। और कोलिजन के बाद, आफ्टर कोलिजन, हमारे पास बॉडी ए का मोमेंटम जो है वो बन गया कुछ m1 v1 और बॉडी बी का मोमेंटम बन गया m2 v2। सही है। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ फोर्स क्या कहता है आपको, न्यूटन का थर्ड लॉ आपको क्या कहता है? कहता है भाई एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कह रहा है कि भाई, अच्छा, कह रहा है कि भाई कोई भी एक्शन जो होता है उसका इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी चीज़ की डायरेक्शन में फोर्स लगाई जाएगी तो दूसरी वाली चीज़ उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्ट करेगी। सही है, ठीक है। तो इस लॉ के तहत मैं एक बात कह सकता हूँ कि भाई हमारे पास जो फोर्स बॉडी ए ने लगाई तो बॉडी बी उसकी नेगेटिव फोर्स यानी कि नेगेटिव रिएक्शन देगी। सही है। अच्छा भाई, फिर इसके बाद हम कह सकते हैं, ये बात हमारी आती है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। थर्ड लॉ ऑफ मोशन TLOM। सही है। अच्छा, हम कह सकते हैं कि बॉडी ए का जो मोमेंटम का चेंज आ रहा है, बॉडी ए की बात कर रहा हूं मैं, वो आ रहा है, पहले इसका मोमेंटम था m1 u1, अब आ गया m1 u1। तो हमें जब भी किसी भी चीज़ का चेंज देखना होता है, हमारे पास लेट्स से हम अक्सर सुनते हैं अपने बड़ों से कि भाई कितने चेंज हो गए हो तुम, कितने बड़े हो गए हो। ठीक है, तो वो चेंज किस चीज़ को देखकर कह रहे होते हैं? वो चेंज आपकी करंट यानी कि फाइनल शक्ल को, फाइनल फेस को, फाइनल फिजिकल अपीयरेंस को देख के आपके बचपन वाली उससे कंपेयर कर रहे होते हैं, जैसे आप बचपन में दिखते थे। तो इस मोमेंटम की फाइनल यानी कि फाइनल जो सीन फाइनल क्या कहते हैं मोमेंटम है बॉडी ए का, वो है m1 v1 और उसका जो इनिशियल था वो था m1 u1। तो हम जो डिफरेंस लेंगे उसको हम डिफरेंस लेने को माइनस कहते हैं। ठीक है, तो हम हमेशा डिफरेंस में पहले m1 v1 को माइनस कराएंगे m1 u1 से। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम इसको कहेंगे कि भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी ए ये इतना है। सही है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी बी कितना होगा? m2 v2 माइनस m2 u2 अपॉन t। रेट का मतलब यही होता है कि टाइम से डिवाइड कराना। आपको पता है कि दो फोर्सेस, अगर कोई फोर्स, एवरी एक्शन हैज एन ऑपोजिट एंड इक्वल, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कोई भी एक्शन जो है वो अपना इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन रखती है। ठीक है, इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स आपको मिलेंगी। सबसे घिसी पिटी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ समझाने के लिए, क्योंकि उससे बहुत अच्छी समझ में आ जाता है कि जब भी आप गन फायर करते हैं, ठीक है, तो गन फायर करने के बाद आपको जो गन का रिकॉइल आता है, आप मतलब गन जो बंदा फायर करता है उसके हाथ में उतना ही रिकॉइल आता है जितनी जान से उसने, जितनी फोर्स से गोली गन से बाहर निकल रही होती है। ठीक है, तो अगर कोई
कमज़ोर आदमी अगर गन चलाएगा तो उसका तो हाथ झटका आ जाएगा या फिर उसकी कोई भी हड्डी डिसलोकेट हो सकती है बिकॉज ऑफ द रीज़न ऑफ रिकॉइल। ठीक है, उसका रिकॉइल इतना तगड़ा होता है कि वो बंदे का हाथ डिसलोकेट हो जाए। क्यों? जो एक्शन हुआ यानी कि गोली चलना उसका इक्वल यानी कि उतना ही बराबर लेकिन ऑपोजिट रिएक्शन था ऑपोजिट बंदे की तरफ, तो इस ये कहलाता है हमारी। सिंपल से मैंने आपको एग्जांपल दे दी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। तो इसी तरीके से हमारे पास इसका जो एक्सप्रेशन बनेगा वो ये बनेगा कि भाई एफ ए इक्वल्स टू एफ माइनस एफ बी। ठीक है, तो हमारे पास ए का जो मोमेंटम है वो बराबर होगा बी के मोमेंटम के लेकिन नेगेटिव। टी दोनों साइड यहाँ डिवाइड हो रहा है, जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मैंने कैंसिल कर दिया। माइनस एम टू व्यू टू माइनस माइनस प्लस एम टू व्यू टू। ठीक है, अच्छा भाई ये यहाँ माइनस का है वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, ये यहाँ माइनस का है वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा। बहुत आसान सा लॉ। ठीक है, कि भाई कोलिजन से पहले यानी कि टकराने से पहले बॉडी ए का मोमेंटम बराबर है बॉडी बी के। सही है, तो ये हमारे पास ये लॉ था और यही हमारे पास ये इक्वेशन जो ड्राइव हुई है यही आपको ये बता रही है कि बॉडी ए का मास बॉडी ए की वेलोसिटी बॉडी बी का मास बॉडी बी की वेलोसिटी बराबर है बॉडी ए के फाइनल मास के बॉडी ए के फाइनल वेलोसिटी के बॉडी बी के फाइनल मास और बॉडी बी के फाइनल। लेट्स से अगर ये 0 होगा तो ये 2 होगा और ये अगर लेट्स से आपके पास 2 होगा तो ये 0 होगा। ठीक है, तो ये दोनों बराबर आएंगे। अच्छा भाई, तो ये सिंपल सा सीन है इसका। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इक्वल्स टू मोमेंटम बिफोर कोलिजन। अच्छा भाई, अब कौन सा टॉपिक बचा है? फ्रिक्शन करा दिया, ट्रांसलेशन फ्रिक्शन करा दिया, ये करा दिया, इंक्लाइन प्लेन करा दिया। केसेस बचे हैं ना भाई। केसेस तो बहुत आसान से हैं, आपने मैट्रिक क्लास में भी पढ़े हुए होंगे यकीनन। बस हल्का सा मैं इसको रिवाइंड करा देता हूँ। अच्छा भाई, तो ये आपके पास पुली है और ये स्ट्रिंग है जो कि पास हो रहा है पुली के ऊपर से और उसने बॉडी ए को पकड़ा हुआ है जिसका मास है m1 और उसका वेट है w1 और इसी ने बॉडी बी को भी पकड़ा हुआ है इसी स्ट्रिंग में जिसका मास है m2 और उसका वेट है w2। ठीक है, ये बात डायग्राम से ही आपको पता चल जाएगी कि बॉडी ए का वज़न ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है जिसका वज़न ज़्यादा है तो वो बॉडी नीचे जा रही होगी। ठीक है, एक और फोर्स इसमें लग रही होगी जो कि कहलाती है हमारे पास टेंशन। ठीक है, वो टेंशन ये कर रही होगी अगेन न्यूटन का थर्ड लॉ। एक फोर्स है जो कि स्ट्रिंग बॉडी को मासेस को नीचे लेके जा रही है जो हमारे पास वेट है। ठीक है, द फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स द बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड वेट। ठीक है, ये फोर्स आपकी अर्थ की जानिब अट्रैक्ट हो रही है ग्रेविटी की वजह से, तो ये वेट है। इसके ऑपोजिट एक फोर्स एक्ट कर रही है इस स्ट्रिंग में जो कि कहलाती है टेंशन। तो न्यूटन का थर्ड लॉ यहाँ पर भी आपको दिखेगा, लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ ये भी दिखेगी कि बॉडी ए का क्योंकि मास ज़्यादा है तो वो बॉडी क्या कहते हैं स्ट्रिंग को वो टेंशन इन द स्ट्रिंग से ज़्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, तो मैं कह सकता हूँ कि W1 इज़ ग्रेटर देन T। ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल फोर्सेस होंगी F नेट होगी यानी कि नेट फोर्सेस होगी वो W1 माइनस T होगी। ठीक है, यानी कि W1 ज़्यादा है जब भी वो पहले बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। ठीक है, और अगर ये दोनों बराबर होंगी तो आंसर 0 आ जाएगा यहाँ पर।
एनीवेज, अच्छा तो अब इसकी मैं वर्डिंग्स पढ़ देता हूँ आपको, आपके नोट्स में भी यकीनन यही लिखी होंगी, बहुत आसान सी वर्डिंग्स हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं इसकी वर्डिंग में। इन ऑर्डर टू ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन एंड टेंशन फॉर बॉडीज कनेक्टेड विद स्ट्रिंग, अगर आपको एक्सेलरेशन और टेंशन का एक्सप्रेशन ड्राइव करना है उन बॉडीज का जो कि स्ट्रिंग से कनेक्ट होती हैं, कंसिडर टू बॉडीज ए एंड बी हैविंग मासेस m1 एंड m2 रिस्पेक्टिवली, both bodies are attached with both end of the strings and passes over a frictionless pulley as shown in the figure। अच्छा, ये जो पुली है इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये हमारी अजम्पशन है, ठीक है भाई। लेट बॉडी ए इज हैवियर देन बॉडी बी, ठीक है, यानी कि m1 ग्रेटर देन m2, ठीक है, बॉडी ए भारी है बॉडी बी से, देन बॉडी अच्छा बॉडी ए जिसकी वजह से नीचे जाएगी, जिसकी ऑब्वियसली किसी ना किसी एक्सेलरेशन से, जिसको हम ए कहते हैं, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो फिर कह रहा है कि भाई टोटल फोर्स जो बॉडी ए लगा रही है वो है एफ नेट इक्वल्स टू W1 माइनस टी, ये आपकी बॉडी ए की टोटल फोर्स है। एफ को हम डोनेट करते हैं m1 ए से और इसको हम डोनेट करते हैं W इक्वल्स टू mg माइनस टी से। भाई ये देखें ना, F इक्वल्स टू ma होता है और W इक्वल्स टू mg होता है। तो ये बॉडी ए के थे दोनों, तो दोनों के मासेस m1 थे, तो यहाँ पे भी m1 आ गया और यहाँ पे भी m1 आ गया। अच्छा भाई, तो ये हमारी बन गई इक्वेशन 1। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं हमारे पास बॉडी बी पे। तो बॉडी बी पे भी आपको मैंने बताया कि टेंशन एक्ट कर रही है और बॉडी बी पे भी W2 यानी कि वेट एक्ट कर रहा है, लेकिन आपको ये बात दिख रही है, डायग्राम से ही दिख रही है कि वेट जो है वो यहाँ पर कम है टेंशन से, यानी कि टेंशन जो है ज्यादा है। किसको चाहिए? अम्मी को? नहीं, तो टेंशन जो है वो ज्यादा है किससे? W2 से। तो जाहिर सी बात है टेंशन माइनस करेगा W2 को, ये बराबर होगा आपका F2 या फिर F नेट करने जो आपको दिल चाहे, ये बराबर होगा F बराबर होता है ma के, तो ये हो गया m2a माइनस टी, एक बराबर होता है m2g के। ये आपकी इक्वेशन 2 होगी, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, सही है। एक्सेलरेशन ड्राइव करनी है हमें और टेंशन इन द स्ट्रिंग ड्राइव करनी है, तो हम पहले लिख लेते हैं फॉर एक्सेलरेशन एड इक्वेशन 1 एंड 2। अच्छा भाई, दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। अब सर ऐड क्या करना है भाईजान? लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करना है, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड करना है। कॉमन सेंस थोड़ा सा इस्तेमाल किया मैंने, तो दिखा देते हैं ऐड करते हुए। ये हो जाएगा m1a प्लस m2a इक्वल्स टू m1g माइनस टी प्लस टी माइनस m2g, ठीक है, ऐसा ही है। तो हमारे पास ये t से ये t कैंसिल, यहाँ पर a कॉमन था, मैंने a कॉमन ले लिया, m1 प्लस m2 बचा यहाँ पर, और यहाँ पर m1g माइनस m2g बच रहा था। तो अगेन यहाँ पर ये a से दोनों मल्टीप्लाई और वहाँ डिवाइड हो जाएंगे, और यहाँ पे g कॉमन आ रहा है तो मैं g कॉमन ले लेता हूँ। तो m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2, ये हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया। अच्छा, अगर आप एक चीज़ नोट करें भाईजान कि यहाँ पर m1 को हमने पहले लिखा है माइनस में, ये इसी वजह से आया, खुद ब खुद आया इस वजह से क्योंकि m1 ज़्यादा है तो ज़्यादा में से कम माइनस होगा, और अगर m2 ज़्यादा हो जाएगा तो फिर ऐसा नहीं होगा, और बराबर हो जाएगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन कोई होगी ही नहीं। अब देखिए ना, अगर दोनों तरफ इक्वल मासेस की बॉडी अटैच होंगी तो ना ये नीचे आएगा ना ये नीचे आएगा, ठीक है, तो इस वजह से कोई एक्सेलरेशन नहीं होगी। वो तुमसे पूछ सकता है कि भाई both bodies are connected with a string which passes over a frictionless pulley but the masses of both the bodies is equal, then what is the acceleration? तो तुम्हारे पास ये जवाब होना चाहिए कि भाई अगर दोनों का मास इक्वल है, ठीक है, लेट्स से अगर इक्वल है तो मैं अज्यूम करता हूँ इसका भी 5 है और इसका भी 5 है। इस फॉर्मूले में m1 को भी 5 पुट करो, m2 के भी 5 करो, g
5 माइनस 5 और 5 प्लस 5, ठीक है। जी 9.8 होती है इंटू 0 अपॉन 10। आंसर तुम्हारा अल्टीमेटली 0 ही आएगा। सही है भाई। तो ये MCQs वाली बातें जो कि टॉपिक तो बहुत आसान सा है बट वो तुमसे पूछ लेगा। अच्छा भाई, अब आपको ड्राइव करना है फॉर टेंशन। टी। अच्छा भाई, तो सीन ऐसा है कि टेंशन के लिए आपको करना होगा इक्वेशन 1 को, इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 से करना होगा डिवाइड, यानी कि m1 अपॉन a m2a, m1a अपॉन m2a, m1a अपॉन m2a इक्वल्स टू m1g माइनस t और t माइनस m2g। ठीक है भाई। सर यहाँ a से a कटा, बचा m1 ओवर m2 इक्वल्स टू m1g माइनस t ओवर t माइनस m2g। सर ये m1 के पास आ गया ये मल्टीप्लाई होने को, ये वाला फैक्टर, तो ये हो गया t माइनस m2g और m2 वहाँ चला गया मल्टीप्लाई होने को इस वाले फैक्टर के साथ m1g माइनस t। ये हो गया आपके पास m1t माइनस m1 m2g इक्वल्स टू m1 m2g और माइनस m2t। ठीक है, तो ये माइनस का है वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, m1t प्लस m2t इक्वल्स टू m1 m2g प्लस m1 m2g। दोनों के बाद t कॉमन है, बचा m1 प्लस m2 इक्वल्स टू 2m1 m2g और ये मल्टीप्लाई यहाँ पे m1 m प्लस डिवाइड मल्टीप्लाई है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ गया आपका टेंशन का फॉर्मूला, टेंशन इन द स्ट्रिंग का फॉर्मूला। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपके पास आता है m1 माइनस m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। अगर आपने एक बात नोट की हो कि दोनों फार्मूले में अपॉन में m1 प्लस m2 होता है। सही है, कोई रटने की साइंस नहीं है, मैं भी आपको चारों फार्मूले एक साथ याद करा दूँगा। अब आ जाए ज़रा सा केस बी पे। केस बी पे आपके पास यहाँ पे एक बॉडी है और यहाँ पर एक बॉडी है। ये आप ज़रा जल्दी बना दी डायग्राम, ठीक है भाई। यहाँ पे आपके पास एक पुली है, ये स्ट्रिंग आ रहा है, इसमें से पास हो रहा है और ये इस पर जाके लटका हुआ है। ठीक है, अच्छा भाई। ये वाली बॉडी A है और इसका मास जो है वो m1 है और टेंशन भी है स्ट्रिंग में, इधर भी टेंशन है स्ट्रिंग में, और ये वाली बॉडी B है और इसका मास m2 है। अच्छा, मास मुझे m2 यहाँ से दिखाना चाहिए, यहाँ से मुझे वेट दिखाना चाहिए w2। सही है, आ जाए भाई, आसान सी डायग्राम है। अच्छा भाई, केस 2 है हमारे पास। केस 2 आपसे क्या कह रहा है कि भाई आपके पास दो बॉडीज़ हैं। इन ऑर्डर टू ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन, मैं खुद से पढ़ रहा हूँ, ये मैं वहाँ से नोट से देख के नहीं पढ़ रहा, आप यकीन करें आप खुद से लिख दें, इसकी वर्डिंग बहुत आसान सी। इन ऑर्डर टू ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन एंड टेंशन फॉर बॉडीज कनेक्टेड विद स्ट्रिंग which passes over a frictionless body and body B is placed on a horizontal surface, and while body A is suspended with a string, the mass of body A is m1 and mass of body B is m2, and और ब्रैकेट में लिख दो कि m2 ग्रेटर देन है m1 से। सही है। अच्छा, the weight of, इस तरीके से लिख दो कि the weight of body is w1 और weight of body B is w2। अच्छा भाई, फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आप लिखेंगे कि अब आपको फोर्सेस चेक करनी है कि भाई कि कौन क्या ज़्यादा है। तो आपको दिख रहा है कि बॉडी ए का जो है मास वो कम है और बॉडी बी का जो मास है वो ज़्यादा है। ठीक है। अच्छा, हो क्या रहा होगा कि ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है बॉडी, ठीक है, और ये बॉडी ए जो है वो स्लोली बॉडी बी को घसीट रहा होगा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि इसका मास जो है वो भले कम है लेकिन
जो स्ट्रिंग में टेंशन है वो कम आएगी एज कंपेयर टू मास वन, सॉरी वेट, मैं भी समझाता हूँ। यानी कि हमारे पास एक फोर्स है W1, एक फोर्स है हमारे पास टेंशन इन द स्ट्रिंग, इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर हमारे पास एक फोर्स किसी फोर्स से ज्यादा हो जाए तो दूसरी वाली फोर्स अपनी तरफ खींच लेती है। इसकी सादी सी एग्जांपल मैं आपको ये दे देता हूँ कि आपने वो देखा होगा ना गेम जिसमें रस्सी पकड़ के खींच रहे होते हैं, 4 बंदे इस तरफ होते हैं, 4 बंदे उस तरफ होते हैं, जो ज्यादा लोग जिनमें ज्यादा फोर्स होती है वो अपनी तरफ खींच लेते हैं। एकदम परफेक्ट एग्जांपल है। इस केस में अगर W1 ज्यादा होगा तो टेंशन इन द स्ट्रिंग को वो अपनी तरफ खींच लेगा। तो W1 ज्यादा तो नहीं है लेकिन स्टिल वो ग्रेविटी की वजह से यहाँ पर, बोलो सर ग्रेविटी तो यहाँ पर भी है, नहीं जानिए अभी एक्सप्लेन करता हूँ, सब्र करो, ठीक है। वो ग्रेविटी की वजह से बॉडी बी को घसीट लेगा, बॉडी बी को घसीट लेगा, यानी कि जो स्ट्रिंग में टेंशन है वो कम पड़ जाएगी एज कंपेयर टू द फोर्स ऑफ W1, ठीक है। तो W1 इज ग्रेटर देन T। तो हो गई ये कि आपके पास F1 जो बराबर आएगा वो आएगा W1 माइनस T के। F1 बराबर होता है M1A इक्वल्स टू M1G माइनस T के। ये आपकी इक्वेशन 1 है। फिर इसके बाद आपके पास अब आ जाए सर, बात आपने कहा था कि बताऊंगा W2 बेटा बेशक ज्यादा है लेकिन W2 न्यूटन का थर्ड लॉ, अगेन एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। इसका मतलब कि हर एक्शन का इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। तो उस हिसाब से आपके पास एक सेकेंड बेटा, तो उस हिसाब से आपके पास जो बॉडी बी है वो दो फोर्स, अपना फोर्स जो है वो टेबल के ऊपर एक्सर्ट कर रही है, ठीक है। तो टेबल के ऊपर एक्सर्ट करने की वजह से एक फोर्स तो ये हो गई W2 जो के डाउनवर्ड लग रही है, और एक फोर्स हो गई नॉर्मल रिएक्शन जिसको हम R से डोनेट करते हैं, जो टेबल बॉडी बी के ऊपर लगा रहा है। यानी कि W2 बराबर है इस नॉर्मल रिएक्शन के, ठीक है। और इन दोनों फोर्सेस ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, जिसकी वजह से ना बॉडी बी नीचे आ रही है। मैंने आपके बात लास्ट वीडियो में भी बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करी थी, ठीक है। तो ये सीन है। तो यानी कि सर नॉर्मल रिएक्शन की वजह से ये वाली फोर्स तो कैंसिल आउट हो गई, तो बची खाली टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो बॉडी बी की जो फोर्स है वो है F2 इक्वल्स टू T, और F2 बराबर है M2A के, और ये बराबर है T के। ये आपकी इक्वेशन 2 है। एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको ऐड करना होता है और टेंशन निकालने के लिए आपको डिवाइड करना होता है। ऐड करना होता है इक्वेशन 1 एंड 2 को, और डिवाइड करना होता है इक्वेशन 1 को 2 से, सही है, बाय इक्वेशन 2, सही है। तो ये काम आपने, आपका होमवर्क है, आपने खुद से करना है, बहुत आसान सी चीज़ है। मैं आपको इसके फाइनल आंसर बता देता हूँ क्या आएंगे। A इक्वल्स टू M1G ओवर M1 प्लस M2 आएगा, और टेंशन आएगा आपके पास, वहाँ पर 2M1 M2G था तो यहाँ पर आएगा M1 M2G ओवर M1 प्लस M2। मुझे यही फॉर्मूले याद पड़ते हैं, यही ड्राइव होके आएंगे, बाकी आप देख लेना, यही है, वो यही होंगे, ठीक है। यहाँ पर देखें आप, दोनों अपॉन में हमेशा M1 प्लस M2 रहता है। ये फॉर्मूले मैं आपको याद करा दूंगा। केस 1 हो गया, केस 2 हो गया, और हाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम हो गया, इंक्लाइन प्लेन हो गया, फ्रिक्शन हो गया, और मोमेंटम हो गया। आई गेस हमने इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। एक बात बता देता हूँ, हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है भाई। तो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास होती है Vf इक्वल्स टू Vi प्लस AT। दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास होती है S इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और तीसरी होती है Vf स्क्वायर माइनस Vi स्क्वायर इक्वल्स टू 2AS, ठीक है। तो ये हमारे पास कब होती है, जब हमारा मोशन जो होता है वो लीनियर होता है। लीनियर मोशन के पास हमारे पास ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं। और अगर हमारा मोशन जो है वो वर्टिकल हो जाए, यानी कि हवा में हो, ठीक है, तो हमारा डिस्टेंस, यानी कि जो ज़मीन का डिस्टेंस होता है वो बराबर हो बन जाता है हाइट के, और हमारा जो एक्सेलरेशन होता है वो बराबर हो जाता है ग्रेविटी के। तो फिर ये इक्वेशंस कुछ ऐसी बन जाती हैं कि Vf इक्वल्स टू Vi प्लस GT, और H इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर, और Vf स्क्वायर माइनस Vi स्क्वायर इक्वल्स टू 2GH। ये बस बात
बता दी मैंने आपको, क्योंकि चैप्टर 4 में आपको जब मुबश्शिर भाई कराएंगे तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और इस चैप्टर को आप हाथ के हाथ याद कर लो, रिवाइज कर लो, अभी ताज़ा है, इसके एमसीक्यूज खुद से सॉल्व करो, और फिर सेशन के एंड में हम इंशाल्लाह इसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो इसके न्यूमेरिकल्स पे आएगी, जो न्यूमेरिकल्स के मुश्किल होंगे मैं तमाम वीडियो सोल्यूशन में दे दूंगा, ठीक है। आप उनको कॉपी कर लेगा अपने पास, और उसके जैसे सेम न्यूमेरिकल होंगे वो आपने खुद से करने होंगे, और इसका टेस्ट इंशाल्लाह ईद के बाद होगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।